चलो, अच्छा जी, ये होमवर्क जो है ये नोट कर लीजिए प्लीज। कल मैंने इंटेंशनली नहीं था। प्रैक्टिस क्वेश्चन 4 है, ऑटम 2018 का क्वेश्चन। अच्छा, ये पास पेपर का क्वेश्चन है। पास पेपर में क्वेश्चन नंबर 4B था, ठीक है, सलीम ऑफर्ड वाला। तो ये आप लोगों ने कल घर से लिख के करके आना है। आप कर आओ, फिर उसके बाद बताऊंगा लिखना कैसे है। मैंने नहीं बताया लिखना कैसे है, करके आओ पहले, फिर बताऊंगा, ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट जो है ये बेस करता है जो आपने कल पढ़ा था मेरे साथ, एक्सेप्टेंस की स्टेजेस, रेवोकेशन और उसके प्रिंसिपल्स। ठीक है जी, डन। चलूं वापस, चलो वापस आ जाओ जी। हम लोगों ने थोड़ा सा जंप किया था इस स्टेज के बाद और हम एक्सेप्टेंस के ऊपर से गुजर के आगे आ गए थे। हम लोगों ने ये पढ़ी थी स्टेजेस, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट, और बल्कि इससे भी पहले दो छोटी सी बातें यहां पे और छोड़ दी थी। तो एक्सेप्टेंस हमने पढ़ ली थी, डेफिनेशन याद आई। आगे चल रहा हूं, एक्सेप्टेंस के बाद की डेफिनेशन मैं जरा पढ़ता हूं, जस्ट अ मिनट। एक्सेप्टेंस के बाद की डेफिनेशन में पढ़ता हूं, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। देखो ये होता है कि ना अक्सर वो एक, मैं हमेशा एग्जांपल ही देता होता हूँ, पुरानी होगी अब तो देते देते। ये ईस्टर्न फैमिली, मशरकी घरों में बेटी से पूछा है ना कि हाँ भाई ये नमूना तुम्हारे लिए पसंद किया है, तो बेटी गुस्से में उठ के अंदर भाग जाए। क्या अज्यूम करते हो? शर्मा गई है बेचारी, कबूल है जी नमूना, ठीक है। ऐसे ही है, बाशक वो अंदर प्लान करी हो कि खुदकुशी कर लेनी है मैंने, इससे शादी नहीं, अज्यूमिंग दैट। उसकी साइलेंस क्या समझी जा रही है? हाँ, रिजेक्शन कहाँ से? एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस समझी जा रही है, राइट। लेकिन बिजनेस वर्ल्ड के अंदर आपकी साइलेंस एक्सेप्टेंस के मानों में नहीं आती। साइलेंस इज नॉट इक्वल टू एक्सेप्टेंस, साइलेंस नॉट इक्वल टू एक्सेप्टेंस। अगर आपको जवाब नहीं आया आपकी ऑफर का, तो इसका मतलब है ना, कोई जवाब नहीं है इसका, हाँ नहीं समझी जाएगी। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आपको अच्छा इसका जवाब नहीं आया, इसने कबूल कर लिया है मेरे पे ऑफर, अज्यूम नहीं कर सकते। साइलेंस को अफर्मेशन अज्यूम नहीं कर सकते। और दूसरी चीज ये भी नहीं हो सकता कि मैं कहूं, मैं अपना कुछ लेटर ऐसे ड्राफ्ट करूं कि मैं आपको ये, आई वांट टू सेल दिस लैपटॉप टू यू, और मैं साथ ये लिख दूं कि ये लैपटॉप अगर आपकी तरफ से जवाब ना आया तो मैं हाँ ही समझूंगा। ये भी नेगेटिव कंफर्मेशन भी अलाउड नहीं है जी। अस्सलाम वालेकुम, भी अलाउड नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता आप इस तरह का नेगेटिव स्टेटमेंट लिख के कबूलियत करवा लें, ये पॉसिबल है। तो दोनों बातें यही लिखी हुई हैं, जरा पढ़ते हैं, ऊपर से शुरू करते हैं। द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज डीम्ड टू बी मेड बाय एनी एक्ट और ओमिशन ऑफ द एक्सेप्टर थ्रू व्हिच ही इंटेंड टू कम्युनिकेट सच एक्सेप्टेंस। देखो हमने पहले भी ऑफर में पढ़ा था, ऑफर का बेसिक मतलब क्या है? टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग। मैं नए वालों के लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। टू डू समथिंग, जिससे मैं आई वांट टू डिलीवर दिस लैपटॉप, वांट टू डू समथिंग। एक सिनेरियो वो होता है जिसमें सेलिब्रिटीज, अक्सर मैं एग्जांपल देता हूँ कि सेलिब्रिटीज के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, प्रोडक्शन हाउस वाले, कि भाई ये सेलिब्रिटी जो है इसी चैनल पे, एक बूथी इसी चैनल पे नजर आएगी, इसके अलावा किसी और चैनल पे नजर नहीं आएगी। वही दोनों बहन भाई बन रहे होते हैं, दोनों मियाँ बीवी बन रहे, दोनों रोमांस कर, तो हमारी ऑडियंस भी उन्हीं को देख रही है, ठीक है, वाह वाह, फिर कमेंट कर रहे थे नहीं बहन भाई अच्छे लग रहे थे, ठीक है। तो वो जो भी हमारी ऑडियंस भी बेवकूफ जैसी भी, सो वो क्यों किसी और चैनल पे मूव नहीं कर रहे? रीजन ये है कि उन्होंने उस प्रोडक्शन हाउस के साथ एक एग्रीमेंट किया होता है कि जितनी देर आपके साथ एसोसिएटेड रहेंगे, किसी और के साथ एसोसिएट प्रोडक्शन हाउस का काम नहीं करेंगे। सो किसी काम का करना या किसी काम से रुक जाना, दोनों टाइप की ऑफर हो सकती हैं, ठीक है। तो एक्सेप्टेंस भी इसी तरह की है कि या तो किसी काम का करना या किसी काम से ओमिशन ऑफ दी, सुभान अल्लाह, किसी काम से ओमिशन ऑफ द एक्सेप्टेंस थ्रू व्हिच ही इंटेंड टू कम्युनिकेट, क्या हुआ, या वो एक्सेप्टर कोई काम करेगा या किसी काम से रुक जाएगा, यही एक्सेप्टेंस है। नोट, a proposal is not considered accepted if the offeree remain, so silence is not equivalent to acceptance. Second point, acceptance cannot be in the form of negative confirmation. Negative confirmation means if offer is not accepted within the specified time,
then it will be presumed to have been। तो ऐसा नहीं होगा कि आप कहें 5 दिन में आपने ऑफर एक्सेप्ट ना की तो मैं हाँ ही समझूंगा, नहीं, ये वाली हाँ इजाजत नहीं है। पढ़िए एग्जाम्पल 23 प्लीज। जी समझ भी आ गई? बेटियों ने भी पढ़ लिया? ओके ये एरिया हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अगेंस्ट द एक्सेप्टर, अगेंस्ट द प्रपोजर। आगे चलिए, कंडीशन फॉर वैलिड एक्सेप्टेंस। अ वैलिड एक्सेप्टेंस मस्ट बी, अब कुछ कंडीशन है, मैंने कहा ना हमने कंडीशन मिस कर दी थी, तो कंडीशंस पढ़ लेते हैं आप। मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। देखो बेटे, आपने जब भी ऑफर आई है आपने एक्सेप्ट करनी है तो विदाउट एनी कंडीशन करनी है। देखो ऑफर कंडीशनल हो सकती है, जैसा फॉर एग्जांपल मैं कहूँ आपने इस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपका कंडीशन ये है कि आपके 60% मार्क्स जो है इंटरमीडिएट में होने चाहिए तो आपको एडमिशन मिलेगा। ये मेरी कंडीशनल ऑफर है। ऑफर कंडीशनल हो सकती है, एक्सेप्टेंस कंडीशनल नहीं हो सकती। अच्छा आप ये सोच लो कि यार दूसरी पार्टी के पास क्या राइट ही नहीं होता। मैंने अभी आपको रियलिस्टिक एग्जांपल दी बिजनेस वर्ल्ड की, कि बिजनेस वर्ल्ड में हम ऑफर एक्सेप्टेंस तक पहुंचते ही बाद में है, पहले आपस में टर्म्स तय कर ली होती है हम लोगों ने। क्या बात समझ आ रही है? उसके बाद एक कागजी कार्रवाई के तौर पे हम एक डॉक्यूमेंट बना लेते हैं जो कि हमें पता होता है एग्री हो गया। मीटिंग से उठने के बाद हमें ये पता होता है ये बिजनेस मिल गया कि नहीं मिला। अब सिर्फ प्राइस पे बहस होनी है थोड़ी सी। से मैं कहता हूँ मैंने 30-40 हज़ार पे ऊपर कर दिया तो उन्होंने कहना नीचे कर लो, बस इतनी सी बहस होनी है, इससे ज्यादा नहीं। टर्म्स डिसाइडेड है। सो टर्म्स का राइट आपके पास रहेगा, एक्सेप्टर के पास भी रहेगा, या एक्सेप्टर की कहने की बजाय मैं यूं कहूं ऑफरर के पास भी राइट मौजूद रहेगा, ऑफरी के पास भी रहेगा। लेकिन वो टर्म्स हैं, एक्सेप्टेंस के टाइम पे ऐसी हरकत नहीं होगी। जैसा फॉर एग्जांपल हमारा तय हो गया कि यार आपने इंस्टॉलमेंट में पे करना है या लमसम पे करना है। सपोज मैंने एक प्रोडक्ट की प्राइस पे करनी है इस लैपटॉप की लमसम। अब मैं पेमेंट के टाइम पे कहूँ यार ऐसा करो ये 50% रख लो, 50% उधार कर लो मेरे साथ। अब ये है कंडीशनल एक्सेप्टेंस, ये नहीं अलाउड, ये नहीं अलाउड। क्या मेरी बात समझ आई? मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल, अनक्वालिफाइड। और एक और बात भी है, अगर मैंने अनकंडीशनल, ये मैं पुराने वालों से पूछ रहा हूँ जिन्होंने पुराने टॉपिक भी पढ़ा, अगर मैंने कोई अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस दी तो वो किस मीनिंग्स में चली जाएगी? देखो सपोज मैं अगर कहूँ ये बेटा मुझे कहता है कि चीज़ जो है 5,000 रुपये की है, मैं कहता हूँ नहीं मैं आपको 4,500 दे देता हूँ, काउंटर ऑफर के मीनिंग्स में चली जाती है। सो आपकी कंडीशनल एक्सेप्टेंस कहीं ना कहीं काउंटर ऑफर के मुताबिक हो जाती है। आपकी कंडीशनल एक्सेप्टेंस इक्विवेलेंट आ जाती है कहीं ना कहीं काउंटर ऑफर के। तो बेटा काउंटर ऑफर के आफ्टर इफेक्ट्स क्या होते हैं? पुराने वालों से पूछ रहा हूं। ओरिजिनल ऑफर खत्म हो जाती है, तो ये नुकसान होता है कंडीशनल एक्सेप्टेंस का, कि ये इट विल बी टर्म्ड एज, डीम्ड एज कि आपने ऑफर कर दिया और अब आप ऑफरर हैं और सामने वाली पार्टी एक्सेप्टर हो गई या ऑफरी हो गई, जिसने एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? अगली बात मस्ट बी एक्सप्रेस इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड इन द प्रपोजल। भाई उस मैनर में एक्सेप्ट करना है जिस मैनर में आपको बाउंड किया है। जैसा फॉर एग्जांपल मैंने अगर आपको एक ऑफर भेजी है और मैंने बोला है कि आपने एक्सेप्टेंस जो है मुझे थ्रू ईमेल भेजनी है, तो अब याद रखिएगा वैलिड एक्सेप्टेंस वही होगी जो थ्रू ईमेल आएगी, बाकी को मैं रिजेक्ट कर दूंगा। ये रियलिस्टिकली ऐसे होता है बिजनेस वर्ल्ड के अंदर। जैसा फॉर एग्जांपल टेंडरिंग के टाइम पे ना अक्सर आप अपना प्रपोजल भिजवाते हो इन रिटर्न फॉर्म ना, तो आप पोस्ट के थ्रू भिजवा देते हो या ईमेल के थ्रू, तो आपको ईमेल के जवाब में एक ईमेल आ जाती है कि ये हमने एक्सेप्ट नहीं किया, अगर इंसानों के बच्चों की तरह भेजना है तो थ्रू आइदर पोस्ट भेज या TCS भेज। क्या मेरी बात समझ आ रही है? हमें ये एक्सेप्टेबल नहीं है फॉर्म। तो कई दफा एक्सेप्टेंस भी ऐसा ही है, आपको अगर ऑफर ने बताया हुआ है कि भाई मैंने जवाब आपने मुझे थ्रू ईमेल देना है, तो अब अगर आप कोई और मोड इस्तेमाल करेंगे तो वो वैलिड एक्सेप्टेंस। बहस इसलिए कर रहा हूं कि कॉन्ट्रैक्ट बहुत दूर की बात है, ऑफर या एक्सेप्टेंस ही अगर खत्म हो गई तो कॉन्ट्रैक्ट तो फिर कहीं आगे जाके बात होनी है। तो आप कॉन्ट्रैक्ट पे लड़े होगे कि ये इन्फोर्सेबल है नहीं है, लॉ कहेगा उसको छोड़, बेसिक एलिमेंट ही पूरे नहीं हो रहे। क्या बात समझ आ रही है? आगे चलिए,
must be expressed in some usual or reasonable manner if the proposal did not prescribe any manner. मैंने नहीं बताया कि आपने एक्सेप्टेंस किस मॉडल में भेजनी है, तो जैसे आपको रिजनेबल लगे आप वैसे भेज दें, थ्रू पोस्ट, थ्रू ईमेल, व्हाटएवर कन्वीनियंट फॉर यू. अब मैं रिजेक्ट नहीं करूंगा, अब वो वैलिड एक्सेप्टेंस होगी. हेलो, क्लियर? आसान सी बातें थी. ये जी 25, 26 और 27 तीन एग्जांपल्स पढ़िए जरा, देखिए. और ये इसी सीक्वेंस में है, ए बी सी. प्लीज पढ़िए. जी जी. यस यस, वो सेपरेट है, वो भी आएगा इसमें. वो एक एडिशनल एट्रीब्यूट है, एडिशनल एट्रीब्यूट है. अभी वो पढ़ाता हूँ. देखो ना, ऑफर दोनों तरह की हो सकती है, एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है. वो इम्प्लाइड इंडिकेशन है कि मैंने तुझे मुंह से कुछ नहीं बोला, लेकिन तूने बोला हुआ था 10% पहले बुकिंग फीस देनी है, मैंने वो जमा कराया हूँ. इस बात का क्या सबूत है कि मैंने तेरी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया? ये मेरी इम्प्लाइड है, ये मेरा बिहेवियर है जो तुझे इंडिकेट करेगा कि योर ऑफर हैज बीन एक्सेप्टेड. कोई एग्जाम्पल समझ ना आए तो बगैर किसी हेजिटेशन के पूछ लीजिएगा. जी 25, 26, 27 कौन सी वाली? 27, 25, 6 में कोई प्रॉब्लम? बस 7 में प्रॉब्लम है जी. चलो 7 है जी. आजम was expecting reply by email but did not prescribe any method of communication of acceptance. एक्सपेक्ट कर रहा था जवाब ईमेल से आए, लेकिन नरेट कोई नहीं किया, कंडीशन कोई नहीं लगाई. और बाबर ने क्या किया? एक्सेप्टेंस लेटर भेज दिया. बाय बीइंग कस्टमरी प्रैक्टिस इन देयर ट्रेड, जो ट्रेड में प्रैक्टिस चल रही है, जो उस बिजनेस की प्रैक्टिस है, जो नॉर्म्स बने हुए हैं उस बिजनेस के, उसके मुताबिक उसने लेटर भेज दिया. जिस तरह अगर मैं कहूँ एफबीआर का नॉर्म है कि वो ईमेल भी करता है, वो लेटर भी भेजता है, ठीक है, नॉर्म है. द एक्सेप्टेंस इज वैलिड. अब चूंकि तूने बताया नहीं हुआ था तो मैंने एक मॉड इस्तेमाल कर लिया और वो एक्सेप्टेबल होगा. अब एक्सेप्टेंस वैलिड है. अब ये ऑब्जेक्शन नहीं लगाई जा सकती कि मैं तो ईमेल चाह रहा था. भाई फिर पहले बोल देना था. अगर कोई कंडीशनल ऑफर थी या तुम चाहते थे कि मॉड वो हो जो मैं चाह रहा हूं, तो पहले बताता. जी सबको क्लियर? 27 तक आगे चल सकता हूं? नोट. अब इस नोट में ना थोड़ी सी रिलैक्सेशन नजर आएगी आपको, वो जरा पढ़ते हैं. इफ द प्रपोजल प्रिस्क्राइब अ मैनर ऑफ एक्सेप्टेंस एंड एक्सेप्टेंस इज नॉट मेड इन सच मैनर. तो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि अगर मॉड बताया हुआ है कि ईमेल आनी है या लेटर आना है व्हाटएवर, तो उसी मोड में होना चाहिए था. अब वो कहते हैं इफ द एक्सेप्टेंस इज नॉट मेड इन सच मैनर, अगर उस मैनर में नहीं हुई तो हमने तो अभी पढ़ा ये इनवैलिड एक्सेप्टेंस होगी. लेकिन यहाँ पे ना लॉ ने एक छोटा सा लूप होल रखा है या रिलैक्सेशन रख दी है. रिलैक्सेशन क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैंने मोड प्रिस्क्राइब किया था ईमेल के थ्रू जवाब देना. आप सब ने मुझे एक्सेप्टेंस जो भेजी है या आप सब ने थ्रू ईमेल भेजी है, सवाए इस बेटे के, गुड ने बेटे, वलीद ने मुझे थ्रू आप सब ने ईमेल भेजी है, वलीद ने मुझे टीसीएस करवा दिया. तो एक तरीका तो ये इनवैलिड एक्सेप्टेंस, रिजेक्टेड, फेंक दूंगा इसका. एक तरीका और है गुड गेस्चर. क्या करूं? इसको कॉल करके कहूं, इसका नंबर तो होगा ही, इसको कॉल करके बोलूं कि जनाब नॉट एक्सेप्टेबल, आप ऐसा करें उसी मैनर में भेजें जिसका आपको कहा गया है, थ्रू ईमेल भेजिए प्लीज. यानी मैं इसकी ईमेल के थ्रू रिक्वेस्ट करूंगा इसको. अगर मैं ये रिक्वेस्ट नहीं करता तो अल्टीमेटली इसकी इनवैलिड एक्सेप्टेंस है. लेकिन अगर मैं इसको एक्सेप्ट कर भी लूं तो किसी को कोई तकलीफ है? जैसा मैं अक्सर कहता हूँ, वो जुमला बोल देता हूँ, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी. जब बायर सेलर राजी हैं, जब दोनों ट्रेडर पार्टिसिपेंट राजी हैं, तो लॉ को कोई तकलीफ नहीं हो. भाई लॉ को तो तब तकलीफ होगी ना जब कोई जाके नॉक करेगा लॉ का गेट कि भाई हाँ भाई हमें तकलीफ हुई है. कोई जाएगा ही नहीं तो लॉ ने क्या कहना है? कुछ भी नहीं कहना. क्या बात समझ आ रही है? सो जरा आप पढ़ते हैं. कहते हैं अगर प्रपोजल प्रिस्क्राइब मैनर में एक्सेप्टेंस का प्रिस्क्राइब मैनर बता रहा था और एक्सेप्टेंस उस मैनर में नहीं आई, द प्रपोजर में within reasonable time after the acceptance is communicated to him, मैंने एक reasonable time के अंदर
ठीक है, अच्छा मैंने बीइंग अ प्रपोजर एक रीजनेबल टाइम के अंदर क्या करना है, इंसिस्ट दैट हिज प्रपोजल शैल बी एक्सेप्टेड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर एंड नॉट अदरवाइज। मैंने इस पार्टी को बता देना है वलीद ये वाला तरीका ठीक प्लीज थ्रू ईमेल आओ, अदरवाइज क्या होगा, बट इफ ही फेल्स टू डू सो, अगर मैं ऐसा नहीं बताता, कम्युनिकेट नहीं करता, ही इज डीम्ड टू एक्सेप्ट द एक्सेप्टेंस। ये डेविएटेड है ना, डेविएशन है, ईमेल से आना चाहिए था, टीसीएस से आया है, मैं नहीं बता रहा तो लॉ कहता है इसका मतलब ये तूने कबूल कर लिया। अगर तुझे तकलीफ है तो उसको बता। क्या बात समझ आई है? अगर तकलीफ हुई है कि ये एक्सेप्टेबल मॉड नहीं है तो कम्युनिकेट द अदर पार्टी ताकि वो दूसरा मॉडल यूज करे, और अगर तू चुप रहा है तो समझ ले तुझे ये वाला रास्ता भी कबूल है। ये मतलब नहीं, ये खामोशी नहीं है यहाँ पे, ये उस माइनिंग में ना लेके जाओ, ठीक है, क्लियर हो गया? इसे बोलते हैं डेविएटेड एक्सेप्टेंस। पढ़िए जी एग्जांपल 28 और 29, देखिए समझ आती है? जो नए बच्चे आ रहे हैं स्पेशली उनको समझ आ रही है, जो इनका दूसरा दिन है आज? चलो गुड। क्या है? पहला दिन है आज, सुभान अल्लाह। कुछ समझ आ रही है? फिर भी सारी आ रही है। चलो अच्छा, कोई प्रोविजन समझ ना आए तो वो भी आप दोबारा पूछ लिया करो। ऐसा नहीं है कि चलो कोई बात नहीं दोबारा जाके हॉस्टल में दोस्त से सीख लूँगा, उससे बेहतर है मुझसे दोबारा पूछ लो, मैं दोबारा बता दूंगा, ठीक है? इससे पहले कि सीनियर कोई गलत बात पढ़ाए तो मुझसे पढ़ लो जी। 28 29 ये लो जी, ऊपर कर देता हूँ। जी बेटियों को भी क्लियर हो गया सबको? इधर से भी चलूं फिर आगे? जी जी 28 जी। वो मानता नहीं मेरी बात। Azam makes an offer to Babar and asks him to accept the offer by post only. Babar texted him his acceptance in SMS. Azam responded that he will only consider his acceptance when he will receive the letter of, मतलब उसने उसे बता दिया कि भाई ये मुझे बुरा लगा SMS वाला काम, ठीक है, मेरी बेगम ने पढ़ ली है, तू मुझे लेटर भेज। बाबर डिड नॉट सेंड एनी लेटर, अब उसने लेटर नहीं भेजा तो ये वाली एक्सेप्टेंस तो वैलिड एक्सेप्टेंस है, और दूसरी उसने भेजी कोई नहीं, देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन देम। तो अल्टीमेटली किसी किस्म आगे बात ही नहीं चली। अच्छा जो नए लड़के हैं बच्चे हैं उनके लिए कि अभी हमें ऑफर एक्सेप्टेंस, यहाँ से आगे बात चलती तो बनता प्रॉमिस, प्रॉमिस से थोड़ी बात आगे चलेगी तो बनेगा एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट से बात आगे जाएगी तो बनेगा कॉन्ट्रैक्ट। तो अभी ये सारे एलिमेंट्स हमने 1 बाय 1 पढ़ने हैं डिटेल में। अभी तो हम पहले बेसिक एलिमेंट के ऊपर हैं, ऑफर और एक्सेप्टेंस के ऊपर। जी क्लियर बेटे? इसलिए वो अपना फाइनल वर्डिक्ट दे रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट इज द फाइनल डेस्टिनेशन जहां तक हमें पहुंचना है। चलो जी आगे एडिशनल पॉइंट्स की तरफ। द फॉलोइंग पॉइंट्स आर आल्सो रेलेवेंट, बल्कि पहले आसान वाले पढ़ लेते हैं, दूसरा और तीसरा। एन ऑफर कैन नॉट बी एक्सेप्टेड आफ्टर इट हैज बीन रिजेक्टेड अर्लियर, ठीक है, आपने ऑफर भेजी, सामने वाले ने रिजेक्ट कर दी, ऑफर खत्म हो गई, अब कुछ नहीं बचा, अब कल को उसे होश आए भी और वो एक्सेप्ट भी करना चाहे तो ऑफर एग्जिस्ट ही लेकिन अब जरा थोड़ा सा बिजनेस वर्ल्ड में आओ। मैंने वलीद को एक गुड्स ऑफर की, सपोज ये रिमोट कंट्रोल बेचने की कोशिश की, ये जी 5000 का ले लो, इसने कहा नहीं फारग है, रखो, मैं इससे अच्छा मैं कहीं और से ले लूँ, चला गया। वापस आके कहता है अच्छा जो 2-5000, ये अक्सर मार्केट में बेटियां घूमने के बाद वापस उसी पे आते हैं कि हाँ वो तो सस्ता दे रहा था, तो शर्मिंदा होते होते दोबारा उसी दुकान पे अक्सर आ ही जाती हैं। सो जब अक्सर उस दुकान पे वापस आती हैं तो उसको कहती हैं हाँ दे दो, वो आगे से क्या कहता है, वो चाहता है, वो बिजनेसमैन है, वो सेल करना चाहता है और वो देता है, सेल करता है, जबकि लीगैलिटी आपको समझा रही है ऑफर तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। भाई जब वही बात हो गई, बायर सेलर राजी हैं तो लॉ को कोई तकलीफ नहीं, मियाँ बीवी राजी, क्या करेगा काजी, तो काजी को कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि आप लोगों ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, उस बेटी ने अब आके दोबारा ऑफर की और शॉपकीपर ने एक्सेप्ट कर ली, पोजीशन चेंज हो गई, पहले शॉपकीपर ऑफरर था, बेटी ऑफरी थी,
अब पोजीशन चेंज, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया ना, कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया। क्या बात समझ आई? पिछली ऑफर खत्म हो चुकी है। क्या बात समझ आ रही है? सो ये बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, एन ऑफर कैन नॉट बी एक्सेप्टेड इफ इट हैज बीन टर्मिनेटेड अर्लियर। बेटा मैंने एक ऑफर दी और उसके बाद वापस ले ली, अब ऑफर एग्जिस्ट ही नहीं करती, आपके एक्सेप्ट करने से पहले ही मैंने वापस विड्रॉ कर ली, तो इसका मतलब ऑफर एग्जिस्ट नहीं करती, तो आप एक्सेप्ट क्या करोगे? क्या बात समझ आ गई है? ओके नेक्स्ट, देयर ऑफरी मस्ट बी अवेयर। अच्छा जैसे फॉर एग्जांपल, इसकी एक बहुत रियलिस्टिक एग्जांपल, शॉपकीपर अगर आपने देखा उनका एटीट्यूड, तो वो कई दफा सेल लगा देते हैं एकदम, इतने का सेल, इतने, फॉर एग्जांपल 1000 में 2 सूट, 1000 में 2 सूट, सपोज उनको लगता है बहुत कस्टमर आ गए हैं, उसके बाद फौरन से पहले चुप करके अंदर बैठ जाते हैं कि अब दोबारा ऑफर नहीं करनी, बहुत कस्टमर हो गए, इतने ही लेने थे जो आ गए हैं अंदर, अब उनको तो सस्ता दे देगा, बाकी ऑफर ही खत्म कर दिया। तो अब कोई आके कहे भी वो 1000 के दो चपेड़ा लगा के वापस दे देगा। चल बात समझाने चाह रहा हूँ, ऑफर खत्म हो गई तो ठीक है ना, बिजनेस वर्ल्ड है भाई, कभी ऑफर देते हैं कभी नहीं। आप अक्सर देखते हो ये जो ऑनलाइन स्टोर्स पे भी बहुत लिमिटेड टाइम फ्रेज के लिए, लिमिटेड टाइम फ्रेम के लिए कुछ ऑफर्स आती हैं और ख़त्म हो जाती हैं। बात समझ आ रही है? जिस तरह अक्सर सफायर 1-2 दिनों के लिए सेल लगाता है न्यू कलेक्शंस पे, और फिर एक स्पीशी निकलती है पता नहीं किस किस कोने से। मैंने एक दफ़ा देखा, बड़ा प्रैक्टिकल ओरिजिनल केस सुनाने लगा। आई वॉज मूविंग टूवर्ड्स मिनी मार्केट, तो उसके दरमियान एक सफायर का स्टोर आउटलेट है, बहुत मेन आउटलेट। बारिश हो रही है शदीद किस्म की, और सुबह 7:45 का टाइम होगा, और बाहर ना सफायर ने बाहर टेंट लगाए हुए हैं, ठीक है, प्रॉपरली, और औरतें या वो जो स्पीशीज़ हैं, औरतें नहीं कहता, स्पीशीज़ जो हैं रब की बनाई हुई, वो कोई मर्सिडीज से उतर रहा है, कोई BMW से उतर रहा है, कोई किसी प्राडो से उतर रहा है, और वो उस टेंट के अंदर खड़ी होके वो भीग रहे हैं, जो भी बंदे हैं स्पीशीज़ हैं वो भीग रही हैं और इंतज़ार कर रही हैं वो दरवाज़ा खुल जाए। हाँ, वो 250 कम का लेना है सूट जो भी है। ये मेरा रियल देखा हुआ वाकया कि जिस गाड़ी में तू आई है, जितने का तू पेट्रोल साड़ के आई है, उतने का ही डिस्काउंट है अंदर। और अब ऑब्वियसली वो रोड ऐसी है, वहां पे आप उनका बस करें तो वो गाड़ी हटाए ना ना, लेकिन मसला ये है वो रोड इतनी बिजी रोड है कि आप वहां पे पार्किंग नहीं कर सकते वहीं पे, तो आपको यू हैव टू मूव। तो अब साथ वो अपने वो भी लेके आई हैं जिनके साथ निकाह हुए हुए हैं, ठीक है, जो फंसे हुए हैं, अब वो कहीं आगे खड़े हैं बाल बच्चे लेके, और वो भीग रही हैं कि दरवाजा खुले तो हला 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 जो भी है व्हाटएवर। तो ऐसा है भाई, ऑफर का डिफरेंट टाइम पीरियड में फायदा तो होता। सो ऑफर अगर खत्म हो गई, और इसी तरह जब अक्सर आपके सेल वो जो ऑफर उठा ली जाती है तो उसके बाद आपको एक्चुअल प्राइस के ऊपर दोबारा से प्रोडक्ट मिलना शुरू। सो ऑफर कैन नॉट बी एक्सेप्टेड इफ इट हैज बीन टर्मिनेटेड। ओके नेक्स्ट, द ऑफरी मस्ट बी अवेयर ऑफ द प्रपोजल। लास्ट पॉइंट पे आ रहा हूं जी, ऑफरी मस्ट बी अवेयर ऑफ द प्रपोजल अदरवाइज द एक्सेप्टेंस इज नॉट। भाई ऑफरी को पता होना चाहिए एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने से पहले। देखो फॉर एग्जांपल, मेरा वॉलेट गुमा और मैंने एक सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट किया कि जनाब जिसको मिलेगा 5000 का इनाम दूंगा। इतने में एक वलीद साहब आए, ढूंढते ढूंढते मेरे एड्रेस तक पहुंचे और उन्होंने मुझे पर्स वापस किया। अब शक्ल के तासुरात बता रहे हैं, इनको कख नहीं पता कि सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट या किसी जगह पे कोई एडवर्टाइजमेंट है कि इस पर्स पे इनाम भी है। इन्होंने मुझे वो वॉलेट दिया, मैंने इनको एक अच्छा सा ड्रिंक पिलाया और ये रवाना। जाते हुए बदतमीज को कहीं से एडवर्टाइजमेंट नजर आ जाती है, दोबारा नोक कि जनाब वो 5000 तो दे दें। काहे का 5000? कौन सा 5000 जी? वो इश्तिहार वाला। लेकिन अब आप खुद सोचो थोड़ा सा रियलिस्टिकली कि जब इसने मुझे चीज डिलीवर कर दी, ठीक है, और अब मुझे 5000 तो दे दूं, बदले में क्या देगा? वॉलेट जो देना है वो तो मेरे पास है वॉलेट। क्या मैं अगर देखो, इट्स अ टू वे कंसिडरेशन ना, टू वे बेनिफिट। एक कॉन्ट्रैक्ट जो है इसमें टू वे बेनिफिट कंसिडरेशन हमने समझा था वर्ड कि टू वे बेनिफिट होना चाहिए। भाई मैं तो मुझे 5000 दे दूंगा, वो तो तेरा बेनिफिट है, बदले में तू मुझे क्या बेनिफिट देगा? कुछ भी नहीं। जो तूने मुझे पहले दिया वो तो वॉलंटरी सर्विस थी, खिदमत खलक, उसके तो एक्सपेक्टेशन थी नहीं, और अगर थी तो तू उस वक्त मांगता कमीने, तू तो पर्सी ना निकालता जब तक तो मैं तेरे पैसे ना देता।
बात समझ आ रही है? सो ऑफरी मस्ट बी अवेयर ऑफ द प्रपोजल। बाद में पता चलेगी उसका कोई फायदा नहीं, आपकी सर्विस अंडर द एम्बिट ऑफ वॉलंटरी सर्विसेज में आ जाएगी, जो कि विदाउट द एक्सपेक्टेशन ऑफ एनी रिवॉर्ड होगा। वलीद का पहला एक्ट जो था वो खिदमत खल्क थी, वॉलंटरी सर्विस थी, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन के बदले में कुछ मिलेगा। क्या बात समझ आ रही है? पढ़िए जी एग्जाम्पल फिर 30 और 31। जी सबको समझ आ गई 30 31? तो नाराज हो गया, चलो वापस आते हैं। अच्छा जी कहाँ पे थे हम? 30 31 पे, ये ज़्यादा नीचे आ गया। लो जी 30 31 के बाद छोटी सी बात अब एक और, जो भी बेटा जिक्र भी कर रहा था, एक लास्ट पॉइंट है इस टॉपिक का। इसके बाद ये चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ख़त्म हो जाएगा। एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशन और रिसीविंग कंसिडरेशन। बड़ी आसान सी बात है, अभी ये बेटा भी पूछा था मुझसे। देखो मैंने एक कंडीशन रखी, एक फॉर एग्जांपल मैंने एक ऑफ़र की कि वलीद को, सपोज आज वलीद ही हमारे हाथ पे चढ़ा हुआ है तो वलीद को ऑफ़र करते हैं। सपोज सॉरी कौन है किसको हाथ पे चढ़ाना है, कोई नाम ही लेना है मैंने। चलो वलीद को मैंने ये रिमोट बेचने की कोशिश की और मैंने वो ऑफ़र ये की कि भाई ये 5000 रुपये का है और अगर आपको चाहिए तो आपको ऐसा है कि आपको मिलेगा तो 3 महीने बाद, लेकिन आपको इसका 20% एडवांस पहले पे करना होगा एट द टाइम ऑफ बुकिंग। अक्सर आप इवेंट मैनेजमेंट कंपनी से रब्ता करो ये बुकिंग कराने के लिए, तो वो आपसे कहते हैं कि एडवांस सर जमा करा दें, वो 5000 हो 10,000 हो वट एवर, वो इवेंट से आपका इवेंट 2 महीने बाद है लेकिन आपसे एडवांस आज की डेट में ही ले लेते हैं। तो अब मैं कहूँ कि मैंने इसका एडवांस का बोला, अब ये मैंने ऑफ़र की है, इन्होंने मुझे बोल के कुछ नहीं बोला एडवांस का, इन्होंने मुझे कुछ एक्सेप्टेंस नहीं दी, लेकिन गए और जाके मेरे अकाउंट में, वही जो हमने बिजनेस अकाउंट है उसमें 10-20% एडवांस जमा करा के आ गए हैं। इनका ये एक्शन क्या है? एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस 2 तरह की हो सकती है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। ये इनका बिहेवियर क्या शो कर रहा है? एक्सेप्टेंस कि जनाब मुझे कबूल है। क्या बात समझ आई? इसी तरह आप जरा रियलिस्टिक एग्जांपल पे आओ, आपके जितने ऑटोमोबाइल डीलर्स हैं, या आप जाते हो इनके पास, या आपको कहते हैं सर इस अकाउंट के अंदर ना 10% 20% जो भी एडवांस जमा करा दें, बाकी 6 महीने बाद आप मजीद पैसे जमा कराइएगा, उसके बाद हम आपको व्हीकल डिलीवर करेंगे। बिजनेस नॉर्म ऐसे ही है। सो जनाब वो जो अगर आप चुप करके उठो वहाँ से और जाके वो 10-20% जमा कराओ एडवांस का, तो ये क्या है इंडिकेट कर रहा है? एक्सेप्टेंस। सो ऑफर इज सेड टू बी एक्सेप्टेड इफ ऑफरी परफॉर्म द कंडीशन अटैच टू द ऑफर। आपने कुछ कंडीशन लगाई, मैंने मीट कर ली, तो इस बात का सबूत है कि मैं ये ऑफर एक्सेप्ट कर रहा हूं। और एक्सेप्ट एनी कंसिडरेशन अटैच टू द ऑफर, या आप दूसरी साइड से देखो तो मैंने वो, या मेरी साइड से मैंने अगर आपसे कुछ पैसे 10% एडवांस जमा कर लिए, तो ये भी इस बात का सबूत है कि एक्सेप्टेंस हो चुकी है, ऑफर एक्सेप्ट हो गई। दोनों बातें इंप्लाइड बिहेवियर से शो हो रही हैं। क्लियर? पढ़ो जरा एग्जांपल 32। देखो 2 चीज़ें हैं, मैंने पहले भी बताया था, ये मैटर नहीं करता बेटे कि ये मैटर नहीं करता कि परफॉर्मेंस कब होगी, क्योंकि कई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनकी परफॉर्मेंस बाद में होती है। कॉन्ट्रैक्ट आज ही लॉ की नज़र में आज फॉर्मेशन हो जाती है, एग्जीक्यूशन लेटर होती है। जिस तरह भी आपका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का कॉन्ट्रैक्ट आज की तारीख में हो गया जब मैंने एडवांस जमा कराया, लेकिन मुझे व्हीकल कब मिलनी है? 6 महीने बाद। तो डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ इंडस्ट्री यू आर ऑपरेटिंग इन। कुछ ऐसी इंडस्ट्री हैं जिसमें माल पहले बेचा जाता है और 30 दिन बाद आके कहा जाता है सर वो आपने माल लिया था पैसे दे दें। और कुछ ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें कहते हैं पहले एडवांस ला फिर माल मिलेगा 3 महीने बाद। जैसा मैं एक एग्जांपल अक्सर देता हूँ, रेडॉल्फ लाइफ साइंसेज मेरी लास्ट कंपनी थी, एग्री केमिकल्स बेचते थे हम किसानों को। किसानों से 6 महीने पहले एडवांस लेते थे हम माल का, कि तूने 6 महीने बाद फसल तेरी पकेगी तो ये माल चाहिए ना, वो सुंडियों पे स्प्रे करने के लिए, तो हमें पैसे अभी दे। वो कैश जमा करवाता था 6 महीने के लिए, उसी के माल से माल खरीदते थे, फिर उसी को बेचते थे, बीच में से प्रॉफिट कमा लेते थे। रियलिस्टिक है, बिजनेस का नॉर्म ही ऐसे चल रहा है। फंसा कौन हुआ है? बेचारा किसान।
वो दे देता था एडवांस क्योंकि उसे माल तो चाहिए। हाँ, उसे माल में डिस्काउंट मिल जाता था, ऐसी बातें होती थी। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? माल उसे उस वक्त भी मिल जाएगा जब वो कैश देगा, लेकिन उस वक्त माल महंगा मिलेगा, इस वक्त का रेट लॉक हो जाएगा। तो मल्टीपल ऑफर्स, तो ये डिपेंड करता है आप किस इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हो। तो परफॉर्मेंस इज समथिंग डिफरेंट और फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज समथिंग डिफरेंट। फॉर्मेशन हो गई, अब लॉ की नजर में आप दोनों का कॉन्ट्रैक्ट है। कल को मैं माल नहीं देता उस किसान को, तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मेरी ऑब्लिगेशन थी, उसका राइट डैमेज हुआ, उसका राइट डैमेज हुआ, वो कहाँ जाएगा? कोर्ट में। सपोज अगर ये दूसरी इंडस्ट्री होती कि मैंने माल बेच दिया आपको, आप पैसे नहीं दे रहे अब 30 दिन बाद, तो अब किसका राइट डैमेज हुआ? आपने ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं की, कौन कोर्ट में जाएगा? बात समझ आई? सर इन केस की अगर हमने 10% 20% एडवांस दे दिया व्हीकल के लिए और अब हमें नहीं चाहिए क्या? व्हीकल नहीं, हाँ ठीक है, तो हम वापस तो किसने ब्रीच किया कॉन्ट्रैक्ट? तोड़ कौन रहा है? आप तोड़ रहे हो। सो आप यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंस। अब उसमें क्या होगा? आपका एडवांस फॉरफिट हो जाएगा, एडवांस जब्त, गाड़ी भी नहीं मिली, एडवांस भी नहीं मिला, सिंपल। यस, इट्स एन इम्प्लाइड इंडिकेशन। इम्प्लाइड इंडिकेशन मैंने एक दफा एग्जांपल दी है, इस क्लास में नहीं, शायद पिछली क्लास, प्री क्लास में दी है कहीं पे, कि हमारे एक ऑनर होते थे किसी टाइम पे, उन्हें प्रॉपर्टी बड़ी पसंद आई, 1.5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी थी। उन्होंने जाके 10 लाख रुपए का गालबन एडवांस दे दिया कि ये पकड़ो। अब इतना बड़ा एडवांस मैंने अपनी लाइफ में बयाना पहली दफा देखा, वरना बयाना होता है 5-10 हज़ार रुपए से। वो 10 लाख रुपए दिया है कैश में कि तुम रखो, ये प्रॉपर्टी मेरी है। ठीक है, बाद में वो 1.5 करोड़ नहीं निकला। वो 1.5 करोड़ तो गया ही गया, वो घर तो गया ही गया, वो 10 लाख भी गया। तो ठीक है, तुमने तोड़ा ना, उसने तो नहीं तोड़ा। वो तो देने के लिए बैठा है, लाओ 1.5 करोड़ मकान ले लो, तो फॉरफिट हो जाएगा। ठीक है, लीगली फॉरफिटेड होगा क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है। इट्स अ कंपेंसेशन टू द अदर पार्टी। जी क्लियर? चलो, इसके साथ ये चैप्टर खत्म हो गया जी। इंशाल्लाह आप ये घर से होमवर्क करके आइएगा, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह ताला आप सबको सहायता फरमाए।